रतन जी, आपको 25 साल की मेहनत के बाद उस्तवार की हुई अपनी एयरलाइन छीन लिए जाने का अफसोस नहीं हुआ? मेरी राय में तो किसी निजी इदारे को कौमियाना करना इंतहाई जालिमाना और साथ साथ बेवकूफाना हरकत होती है, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों को ये इदारे चलाने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? उन्हें तो सिर्फ तनख्वाह ही मिलना होती है। फिर वो निजी इदारे के मालिकों की तरह उसे तरक्की देने के लिए अपना खून पसीना क्यों एक करेंगे? मैंने रतन जी की पुरजोर तायद की, मगर उन पर अचानक गहरी यासियत और नाराजगी की मिलीजुली कैफियत तारी हो चुकी थी। मुझे अंदाजा था कि ऐसे में उसके जहन में ख्यालात के झक्कड़ चल रहे होंगे, लिहाजा मैंने उन्हें अपनी सोचों के साथ कुछ देर तन्हा छोड़ने का फैसला किया और अपनी तरफ से कोई बात न की। कुछ देर खामोशी से सोच में डूबा रहने के बाद बिलाखिर रतन जी ने खुद ही बात आगे बढ़ाई। बोले, मैंने अपने बाप दादा के देश इंडिया का शहरी बनने के लिए अपने पैदाइशी मुल्क फ्रांस की शहरियत छोड़ दी और उस दौर में जहाज उड़ाने का लाइसेंस हासिल करने के बाद टाटा एयरवेज सर्विसेज के नाम से मुल्क की पहली एयरलाइन की बुनियाद रखी, जब यहाँ कार बनाने का कोई कारखाना भी मौजूद नहीं था। फिर अपनी एयरलाइन को दुनिया की बेहतरीन हवाई कंपनियों में शामिल करवाया, मगर देश आजाद होते ही नेहरू सरकार ने मेरी कई दिहाइयों की मेहनत से खड़ी की गई एयरलाइन को कब्जे में लेकर एयर इंडिया बना दिया। अपनी बात मुकम्मल करके रतन जी ने गोया अपने दिल का दर्द दबाने के लिए खामोशी इख्तियार की। मैंने मौके का फायदा उठाकर उसकी दिलजोई की खातिर कहा, रतन जी, जब आपसे आपका ख्वाब जिंदगी का सबसे बड़ा सासा छीना जा रहा था तो आपने मज़ाहमत नहीं की। इस देश में इतना भी अंधेर नहीं है। रतन जी ने जख्मी से लहजे में कहा, उस वक्त मुल्क के अवाम ही नहीं, तमाम इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट नई नई आजादी के नशे में चूर थे। दूसरी तरफ कांग्रेस को असेंबली में मुकम्मल गलबा हासिल था। अदालती सतह पर भी सरकारी फैसले को देश के मफाद में करार देकर मेरी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। उल्टा सियासतदानों ने देश से मेरी वफादारी पर उंगलियां उठाई। मैंने हकीकी सताइश के साथ कहा, आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं रतन जी। अपने इब्तिदाई नाम की तरह हकीकी मानों में जहांगीर। इतनी बड़ी नाइंसाफी के बावजूद आप देश की तरक्की के लिए सनतें लगाने में जुट गए और टाटा ग्रुप को मुल्क का सबसे बड़ा सनती और तिजारती इदारा बना दिया। रतन जी ने इस बात में गर्दन हिलाई और धीमे लहजे में कहा, पूरी दुनिया मुझे एक ताजिर और सनतकार के तौर पर जानती है, मगर अपने दिल की गहराइयों में आज भी मैं एक पायलट हूँ। मैंने झट से कहा, मेरे लिए भी आपकी सबसे बड़ी शनाख्त आपका पहले पायलट होना है। मैंने आगा खान की तरफ से हवाबाजी के इनामी मुकाबले में आपकी शिरकत का वाकया बार बार पढ़ा है। उसने कदरे उदास से लहजे में कहा, मगर वो मुकाबला तो एसपी इंजीनियर जीत गया था। दूसरे नंबर पर मान सिंह आया था। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि एसपी इंजीनियर की जीत में भी आपका मरकजी किरदार था। आप मिस्र में उसे जहाज के इंजन के लिए स्पार्क प्लग न देते तो वो खराब जहाज के साथ वहीं फंसा रह जाता और आप मुकाबला जीतकर 5,000 रुपए नकद का इनाम हासिल कर लेते। उसने कहा, मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया था, कोई भी कामयाबी इंसानी हमदर्दी से बढ़कर नहीं हो सकती। मेरे उकसाने पर रतन जी अपनी यादें दोहराता रहा। फ्रांस में बचपन में एक मशहूर हवाबाज को साहिल पर उतारते देखकर हमेशा के लिए हवाबाजी के इश्क में गिरफ्तार हो जाना, फिर सिर्फ 1.5 हफ्ते की मशक से इंडिया का पहला लाइसेंस याफ्ता पायलट बन जाना। मैंने रतन जी को अपने मतलब की तरफ घेर कर लाने के लिए कहा, आपने एसपी इंजीनियर जी पर इतना बड़ा एहसान किया, वो उसका एतराफ करते हैं या नहीं? अब तो वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। मेरी बात सुनकर उसने खासे पुरजोश लहजे में कहा, उससे मेरी काफी दोस्ती है, कई तकरीबात में मुलाकात होती है। वो एयरफोर्स की सारी तकरीबात का दावतनामा भेजता है, मगर मसरूफियत की वजह से मैं बहुत कम शरीक हो पाता हूँ। मैंने हत्तुल इम्कान सरसरी लहजे में कहा, पंडित नेहरू जी ने आपको इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया, उनसे और उनकी चहेती बेटी इंदिरा गांधी से भी आपके ताल्लुकात हैं या नहीं? मेरी बात सुनकर उसने हल्का सा कहा लगाकर कहा, नेहरू को तो मैंने बरसों पहले माफ कर दिया था, अलबत्ता हमारे ताल्लुकात में अब भी ज्यादा गर्मजोशी नहीं। कहीं मुलाकात हो जाए तो रस्मी सलाम दुआ हो जाती है। अलबत्ता इंदिरा गांधी से मेरी काफी दोस्ती है। उसकी वजह यह है कि उसका शौहर फिरोज गांधी भी पारसी था। पिछले साल उसके इंतकाल तक हम पीने पिलाने की महफिलें जमाते रहे थे। वो लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मैंने उसे 5,000 रुपया चंदा दिया था। मेंबर बनने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए इंदिरा गांधी के साथ मेरे घर आया था, मगर बेचारा इस बात से दुखी रहता था कि अपनी औलाद को पारसी के बजाय बीवी के हिंदू धर्म का पैरोकार बनाने पर हमारी बरादरी ने उसका बायकॉट कर रखा था। मैंने झिझकने का नाटक करते हुए कहा, एक बात कहूँ रतन जी? उसने पुरजोश लहजे में कहा, जी हाँ ठाकुर जी, आपको कुछ भी कहने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मैंने अभी तक आपको अपने दिल्ली जाने का मकसद नहीं बताया। मैं इस बार दरअसल इंदिरा गांधी से मुलाकात की उम्मीद लेकर ही राजधानी जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंका।
बोला, इंदिरा जी से मुलाकात के लिए आप इतना धन खर्च करके और इस उम्र में इतना लंबा हवाई सफर करके दिल्ली जा रहे हैं, खैरियत तो है ठाकुर जी? मैंने गिला करने के अंदाज में कहा, मेरी दरखास्त है कि कम से कम आप तो मुझे ठाकुर जी कहकर न बुलाएं। देश का सबसे रईस आदमी मुझे ठाकुर कहे तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसने कहा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें सिर्फ कृष्ण जी बल्कि कृष्ण भैया कहकर बुलाऊंगा। अब ठीक है, अब बताएं कि आप इंदिरा जी से क्यों मिलना चाहते हैं। मैंने रतन जी के इस्तफसार पर गांव वालों के इसरार पर रियासती असम्बली के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के इरादे की तराशी हुई कहानी सुना दी। साथ ही ये भी बता दिया कि इलाके में कांग्रेस की तरफ से पहले ही काफी बारसूख उम्मीदवार मौजूद हैं, लिहाजा इंदिरा गांधी की तरफ से जाती हिमायत के बगैर इस इलाके से रियासती असम्बली के इंतखाब के लिए कांग्रेस का टिकट मिलना मुश्किल है। मेरी बात सुनकर रतन जी की पेशानी पर तफक्कुर के बल पड़ गए। उसने कुछ देर गौर करने के बाद कहा, मेरा दोस्त और हम मजहब फिरोज गांधी पिछले साल चल बसा है। वो जिंदा होता तो ये काम बआसानी हो जाता, मगर उसके बाद इंदिरा गांधी से मेरे ताल्लुक में पहले जैसी बेतकल्लुफी नहीं रही। फिर उसकी पार्टी के इंतजाम में मसरूफियात भी बढ़ गई हैं, क्योंकि वो अब मुकम्मल तौर पर पंडित नेहरू की जगह कांग्रेस की बागडोर संभाल चुकी है। साथ साथ अगले इंतखाबात में पार्टी की जीत के बाद इंडिया की वजीर आजम बनने का भी इरादा रखती है। उसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने अपने लहजे में मायूसी भरते हुए कहा, इसका मतलब है मेरा दिल्ली जाना बेकार है? क्योंकि इंदिरा गांधी से मुलाकात ही नामुमकिन है तो उससे अपनी फरमाइश कैसे पूरी की जा सकती है? ये सुनकर रतन जी के चेहरे पर यकदम अज़्म के तासुरात उभरे। बोले, यार इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है कृष्ण भैया। मैंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा होना सिरे से ही नामुमकिन है। ये काम मुश्किल है तो इसे आसान बनाने का हल भी निकाल लेंगे। इंदिरा गांधी से पहले उसके करीबी ओहदेदारों को इस्तेमाल करके मामले को इस हद तक ले जाएंगे कि इंदिरा जी तुम्हारे हक में फैसला देने में कामयाब हो जाएगी। तब तक आप दोनों बेफिक्र होकर मेरे घर में आराम से रहो। कुछ दिन तो जरूर लग जाएंगे, मगर मैं वादा करता हूँ कि ये सब तुम्हारे हक में ही होगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं यही तो चाहता था। उस दौलतमंद और बारसूख शख्स की दोस्ती मेरे बहुत काम आ सकती है। उसके सहारे मुझे अगर आला सियासी और सरकारी शख्सियतों से मुलाकात का मौका मिल गया तो मैं अपने वतन की सलामती से मुताल्लिक बहुत अहम अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी मेरे जहन में एक और सवाल उभरा, मगर उस बारे में रतन से बराह रास्त सवाल करना मुझे मुनासिब न लगा। लिहाजा मैंने बात घुमा फिरा कर उस मौजू पर लाने का फैसला किया। कहा, रतन जी आप इतनी बड़ी तिजारती और समाजी शख्सियत हैं, अपने हम मजहब लोगों यानी पारसी बरादरी की तरह आप भी फलाही कामों के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं, इसलिए आप मकबूल भी हैं। क्या आपने कभी इलेक्शन लड़ने का सोचा है? मेरी बात सुनकर रतन जी ने एक जोरदार कहका लगाया, फिर संजीदा होते हुए बोला, हमारे देश में सियासत भी एक पेशा है भाई। उसमें वही लोग कामयाब होते हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के माहिर हों। यहाँ अपनी मुखालिफ की पगड़ी उछालना सबसे लाजमी चीज समझा जाता है। मुझे अपनी और अपने बाप दादा की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता मेरा मुखालिफ सियासतदान रोज किसी न किसी बहाने मेरी इज्जत उतारे, जबकि मैं खुद चाहे कितनी भी कोशिश करूं मैं अपने हरीफ को इंसान की बजाय शैतान बनाकर पेश नहीं कर सकता। मैंने अपने बाप से कारोबार करना सीखा है, मैं बस वही करते मर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं यकीन रखता हूँ कि आपके हम मजहब इस देश की तरक्की और सलामती के लिए जितने बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं उसकी रोशनी में उन्हें मुल्क के नज़्म व नस्क में भी शरीक होना चाहिए। मैं आपकी पारसी बरादरी के एक और काबिल फख्र फर्जंद जहांगीर होमी भाभा जी के लिए भी अपने दिल में बेपनाह इज्जत रखता हूँ। वो हमारे देश को एटमी ताकत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कर चुके हैं वो उन्हें इंडिया का काबिल फख्र सबूत साबित करती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फख्र आमेज मुस्कुराहट उभरी। वो बोला, होमी वाकई बहुत बड़ा साइंसदान है, मगर वो एक जबरदस्त इंसान भी है। हम लंदन में भी कुछ अरसा साथ रह चुके हैं और हमारी गाड़ी छनती है। उसकी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद हम वक्तन फवक्तन मिलते रहते हैं। वो जब भी दिल्ली आता है किसी क्लब में एक डिनर जरूर करते हैं। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, अच्छा तो भाभा जी आपके दोस्त हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरे आपके साथ कयाम के दौरान में भाभा जी दिल्ली आएं तो उन्हें चंद मिनट के लिए मुझसे मुलाकात के लिए आमादा जरूर करें। ये मुझ पर बड़ा एहसान होगा क्योंकि मैं कई बरसों से उनसे मुलाकात के लिए तरस रहा हूँ। रतन ने पुरएतमाद लहजे में कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें कृष्ण भैया, मैं होमी जे भाभा से आपकी मुलाकात अपने जिम्मे लेता हूँ। वैसे तो मैं उसकी आमद के बाद उससे राब्ता करने की बजाय उसकी फोन कॉल का इंतजार करता हूँ, मगर आपकी खातिर इस मर्तबा उसकी दिल्ली आमद का पता चलते ही मैं खुद उसे फोन करूंगा। मैंने उसकी मेहरबानी पर तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। वो मुझे लंदन में होमी जे भाभा के साथ गुजारे हुए दिनों के दिलचस्प वाकयात सुनाता रहा। उन दिनों दोनों ही जवान और वजीहो शकील थे।
गोरी हसीनाएं शहद की मक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द मंडलाती थीं। उन दोनों ने लंदन में एक साथ बहुत रंगीन और संगीन वक्त गुजारा था। रतन जी की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि उन दोनों के दरमियान वाकई काफी गहरी दोस्ती है और वो वाकई उसके कहने पर मुझसे तफसीली मुलाकात पर आमादा हो जाएगा। उसके बाद मुझ पर था कि उससे क्या फवायद हासिल करता। उससे मुलाकात की जस्तजू का बुनियादी मकसद तो हिंदुस्तान के एटमी प्लांट के खालिक से कुछ काम की बातें उगलवाना और मौका मिलने पर कोई एटमी राज हथियाना था, मगर एक मकसद जाती भी था और वो था अपने भाइयों से बढ़कर अजीज साथी असलम अली के उस कातिल को इबरतनाक अंजाम से दो चार करके अपने इंतकाम की आग किसी हद तक ठंडी करना। तैयारे की परवाज अब हमवार हो चुकी थी और मुसाफिरों को सीट बेल्ट खोलने की इजाजत दे दी गई थी। लिहाजा मजीद कुछ देर गुफ्तगू के बाद जहांगीर रतन जी रफ़ाए हाजत के लिए जहाज के बाथरूम की तरफ चला गया। मौके का फायदा उठाकर मैं किशोर की तरफ चल दिया। मैं उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैंने उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके नजरअंदाज कर दिया है। ताहम असल वजह यह थी कि वो अच्छी फितरत का और अच्छा खासा समझदार इंसान जरूर था, मगर कहीं कहीं अपनी सादा लोही की वजह से लोगों को परखने में गलती कर जाता और खासी जल्दी एतबार कर लेता। उसकी ताज़ा मिसाल ये थी कि परवाज के टिकट बेचने की कोशिश करते हुए उसने खुफिया का एजेंट गुरधर अपने साथ लगा लिया था। अगर मैं सूरत हाल की नजाकत की वजह से पहले से चौकन्ना न होता और गुरधर की असलियत बर वक्त न पहचान लेता तो हमारा किस्सा पाक होने में ज्यादा देर न लगती। यही वजह है कि मैं उसकी तरफ से बेफिक्र नहीं होना चाहता था। उस वक्त उसकी तरफ जाने का असल मकसद यही था कि मैं भांपना चाहता था कि कहीं वो किसी और शिकारी के साथ तो पींगे नहीं बढ़ा रहा। मगर मैं किशोर के पास पहुंचा तो देखा कि वो बैक वक्त दो नशिस्तें कब्जे में होने का फायदा उठाकर आरामदेह हालत में सो रहा था या सोने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मैं दूर ही से वापस पलट आया। मैं जहांगीर रतन जी की नशिस्तों की तरफ वापस पहुंचा तो देखा कि वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे देखकर जहांगीर रतन जी के सेक्रेटरी रॉय रॉड्रिक ने एहतराम से सर को जुम्बिश देकर गर्मजोश मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मेरे बैठते ही उसने अंग्रेजी में मौद्दबाना लेकिन पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ ठाकुर साहब। आपने बहुत मुख्तसर से वक्फे में जहांगीर रतन जी का दिल जीत लिया है, वरना ये बहुत मुश्किल से किसी की शख्सियत से मुतासिर होते हैं और बेतकल्लुफाना दोस्ती का शर्फ तो गिनती के ऐसे चंद लोगों को हासिल है जिनसे जहांगीर रतन की बरसों से ताल्लुकदारी है। मैंने उसकी तूलानी लफ्फाजी के जवाब में महज शुक्रिया कहने पर इक्तिफा किया। अभी मैं उस शख्स से बराए नाम वाकिफ था, लिहाजा उस गुफ्तगू का मकसद समझना मेरे लिए आसान नहीं था। हो सकता है ये अपने पेशे के तकाजों के ऐन मुताबिक आका के नए मगर देखते ही देखते इतने करीबी दोस्त बन जाने वाले शख्स की खुशनूदी हासिल करना चाहता है, मगर कवी इम्कान ये भी तो है कि ये तजस्सुस का शिकार हो और मेरी शख्सियत का नाप तोल करना चाहता हो और हर बात को अपने पेशेवराना अंदाज में सोचने का आदी मेरा दिमाग मुझे ये भी समझा रहा था कि ऐन मुमकिन है ये शख्स भी अपने पेशे के एक तकाजे के मुताबिक मेरी शख्सियत की असलियत के बारे में शक में मुब्तला हो। कहीं मैं जहांगीर रतन की बेपनाह दौलत पर नजर जमाते हुए कोई फर्जी शख्सियत अपनाकर उसे घेरने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक दूर दराज का अंदेशा ये भी था कि कहीं ये शख्स भी खुफिया वालों का एजेंट तो नहीं। वजह कुछ भी रही हो, मैं एहतियात से काम लेने के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने शुगुफ्तगी से शुस्ता अंग्रेजी में कहा, मैं इस इजहार सताइश पर आपका तहे दिल से ममनून हूँ मिस्टर रॉय। मैं खुद हैरान हूँ कि जहांगीर रतन जी जैसे तजुर्बेकार और जहांदीदा शख्स ने मुझ जैसे खोटे सिक्के में कौन सी ऐसी गैर मामूली खूबियां देख ली हैं कि इस गर्मजोशी से मेरी पजीराई करने लगे। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि मैं न सही, आप जरूर गैर मामूली जहानत और लियाकत के मालिक होंगे, वरना आप इतनी अजीम शख्सियत के मोतमिद न बन पाते। मैंने जानबूझकर दुनिया के सबसे मौसर जबानी हरबा यानी मुकाबिल की तारीफ आजमाया था। अगर ये शख्स मेरे हवाले से किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला था या मेरे खिलाफ दिल ही दिल में कोई बुग़्ज़ पाल रहा था तो इस तारीफ से उसकी मुमकिना मुखासमत खत्म हो जाती। पता नहीं मेरा अंदाजा किस हद तक दुरुस्त था। बहरहाल मेरी बात सुनकर उसकी पेशानी पर से चंद लकीरें कम हो गईं। मैंने मामला मजीद हमवार करने के लिए कहा, बिलाशुबा आपका काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का तकाजा करता है। जरा सी भी गफलत या लापरवाही से लाखों का नुकसान हो सकता है। रॉय ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला, आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। मुझे काफी अच्छा मुआवजा मिलता है, मगर हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं बॉस के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी न हो जाए, किसी मीटिंग के औकात तय करने में कोई भूल चूक न हो जाए।
वैसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत कम लोग इतने उम्दा तलफ़्फ़ुज़ और बिल्कुल दुरुस्त ग्रामर के साथ इंग्लिश बोल पाते हैं। मैं कराची के बंदर रोड पर NJV स्कूल में अपने इंग्लिश के टीचर साइरस गुंजालस को दिल ही दिल में याद करके दुआ देने लगा और फिर जल्दी से कहा, मैंने अपनी तालीमी जिंदगी के इब्तिदाई 3 बरसों में कॉन्वेंट स्कूल के रिटायर्ड टीचर से 2 साल तालीम हासिल की है। बुनियाद मजबूत हो तो स्कूल की कमतर दर्जे की तालीम भी कामयाब इंसान बनने से नहीं रोक सकती। तभी जहांगीर रतन जी बाथरूम से वापस लौट आया। उसे देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गुफ्तगू जिस रुख पर आगे बढ़ रही थी, हर गुजरते लम्हे के साथ पेचीदा होती जाती। सरसरी मालूमात तक तो ठीक था, मगर रॉय रॉड्रिक तफसीलात पूछता तो मेरे लिए मसाइल खड़े हो सकते थे, खुसूसन ऐसी सूरत में कि मैंने खुद को जिस इलाके का बाशिंदा बताया था उसके बारे में मेरी मालूमात खासी सतही थी। मेरे पहलू वाली नशिस्त पर बैठते ही जहांगीर रतन जी ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ करना यार, मैंने टॉयलेट में काफी देर लगा दी। असल में मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मुझे कई घंटे लगातार बैठकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से मुझे बवासीर की शिकायत हो गई है। अभी ज्यादा शदीद नहीं है, मगर फिर भी टॉयलेट में काफी वक्त लग जाता है। मैंने झट से कहा, अगर ये ज्यादा पुरानी नहीं है तो इस पर काबू पाया जा सकता है। मुझे देसी तरीक़े इलाज से भी दिलचस्पी है। मैं आपको 1-2 सादा मगर तीर बहदफ इलाज बताता हूँ। अगर आप आजमाएं तो ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि आपको जल्दी अफाका होगा और बिलाखिर इस तकलीफ दे मर्ज से निजात मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर जहांगीर रतन जी ने चौंक कर मुझे देखा, फिर कदरे भी यकीनी से कहा, मैं दिल्ली के टॉप डॉक्टर नीरज आशुतोष से इलाज करवा रहा हूँ, मगर उसकी दवा से मुझे सिर्फ वक्ती फायदा होता है। क्या आपको यकीन है कि उन जड़ी बूटियों से फायदा होगा? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, चले मैं आपसे बगैर पूछे बता देता हूँ। आप कई घंटे लगातार बैठकर काम करते रहते हैं। उसके अलावा आप तली हुई चीजें मसलन पराठा, पूरियां और कचौरियां शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से आपको अक्सर कब्ज और सीने में जलन रहती है। मैंने देखा कि वो सर हिलाकर मेरी हर बात की तायीद कर रहा था। फिर वो बोला, कमाल है, आप तो बहुत माहिर हकीम हैं। मर्ज का इलाज ही नहीं वजह भी जानते हैं। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि इन देसी जड़ी बूटियों से मुझे जरूर फायदा होगा। मैंने कहा, मैं कोई बाकायदा मौलिज नहीं हूँ जहांगीर जी, मगर हम देही इलाकों के लोगों को सनद याफ्ता डॉक्टर से इलाज करवाने का कम ही मौका मिलता है। इस तरह के नुस्खे अक्सर बुजुर्गों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं और बार बार आजमाए हुए होते हैं। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपका मर्ज ज्यादा नहीं बिगड़ा तो चंद ही दिन में वाज़े फर्क आएगा, जबकि उसके बाद आपको इलाज की जरूरत नहीं रहेगी। अलबत्ता आपको आइंदा जिंदगी में एक मजेदार आदत मुस्तकिल अपनाना होगी। जहांगीर रतन जी ने हैरत से मुझे देखा। मजेदार आदत? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, जी हाँ, वो ये कि बाकी तमाम जिंदगी अच्छी किस्म की इंजीर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दिल्ली पहुंचने के बाद आपका पहला काम यही होना चाहिए। आप हर रोज 3 खुश्क इंजीरें रात को 1 कप में भिगोएंगे और सुबह सवेरे निहार मुंह पहले इंजीर खाएंगे और फिर उस कप का पानी भी पी लेंगे। जहांगीर रतन ने लुत्फ लेने के अंदाज में कहा, अरे वाह, ये तो वाकई मजेदार आदत है, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। ये कहकर उसने अचानक अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। बोला, तुम ये सब नोट कर रहे हो ना? ये सब बंदोबस्त तुम ही ने करना है रॉय। मुझे लगा जैसे रॉय किसी ख्वाब से चौंका हो। बोला, यस सर, मुझे याद है, तफसील मैं ठाकुर जी से पूछकर लिख लूंगा। जहांगीर रतन जी ने कुछ बेयकीनी से हुनकारा भर कर कहा, ठीक है। ये सुनते ही रॉय ने जल्दी से डायरी और कलम निकाला और मुझसे अपनी बातें दोहराने की दरखास्त की। मैंने मुख्तसर लफ्जों में सब कुछ दोहरा दिया। रॉय ने सब कुछ डायरी में नोट कर लिया। तब जहांगीर रतन जी ने इत्मीनान से सर हिलाया। इतनी देर में वही एयर होस्टेस कई तरह की टॉफियां और चॉकलेट्स एक तश्तरी में सजाए ले आई। मैंने इनकार कर दिया। अलबत्ता जहांगीर रतन जी ने मुट्ठी भर टॉफियां और चॉकलेट्स उठाकर नशिस्त के साथ मुंसलिक प्लास्टिक की ट्रे में रख ली। रॉय ने भी उसकी तकलीद की। कुछ देर के बाद रॉय ने नशिस्त के अकब से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और हल्के हल्के खर्राटे भरने लगा। रतन जी कुछ देर मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा, फिर पीछे मुड़कर रॉय का बगौर जायजा लिया। मुझे लगा कि वो रॉय की नींद गहरी होने की तस्दीक करना चाह रहा था। फिर उसने मेरी तरफ झुककर राजदारी से कहा, मैं आपको एक अहम राज में शरीक करना चाहता था, मगर रॉय ने मुसलसल मेरी तरफ कान लगा रखे थे। मैंने धीमे लेकिन इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, कैसा राज जहांगीर रतन जी? मैं सुनने के लिए बेताब हूँ और वादा करता हूँ कि ये बात मुझ ही तक रहेगी। जहांगीर रतन जी ने अपनी आवाज में ड्रामाई रंग लाते हुए कहा, होमी जे भाभा ने मुझे एतमाद में लेकर बताया है कि इंदिरा जी को अपनी खुफिया एजेंसियों से इत्तला मिली है कि कुछ कट्टर हिंदू कौम परस्त गिरोह चीन के सदर चू एन लाई के आइंदा हफ्ते के दौरे के दौरान में
اسے قتل کرنے کی سازش پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی یہ خطرناک منصوبہ بندی خاصی حد تک مکمل کر لی ہے۔ یہ سن کر میری رگوں میں خون کی گردش دھیمی پڑ گئی۔ یہ تو بہت ہولناک خبر ہے۔ اگر یہ شیطانی منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے سب سے قریبی اور مخلص دوست ملک کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تبھی جہانگیر رتن جی نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ بولے ایسا نہیں ہے کہ اندرا جی کو چینی صدر کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہندوستان میں ایسا کوئی ہولناک سانحہ ہوا تو پوری دنیا میں انڈیا کے خلاف یہ تاثر بنے گا کہ یہ ملک اپنے ہاں سرگرم شرپسند عناصر پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ اندرون ملک بھی اس سانحے کو لے کر زبردست ہاہاکار مچے گی، جس کے نتیجے میں کانگریس کو آئندہ انتخابات میں عوام کے سامنے جا کر ووٹ مانگنے میں سخت مشکل پیش آئے گی۔ اور اگر کانگریس یہ الیکشن ہار گئی تو اندرا جی کے پنڈت نہرو کی جگہ وزیر اعظم بننے کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اگرچہ مجھے تبت کے مسئلے پر کشیدگی کی وجہ سے چین اور چوئن لائی کے خلاف جاری انتہا پسند ہندو جماعتوں کی سخت ناراضی اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مسلسل جاری احتجاج کا علم تھا، مگر ہندوستان کے دورے میں ان پر قاتلانہ حملے کے منصوبے کی اطلاع میرے لیے انتہائی سنسنی خیز اور تشویشناک تھی۔ اور چونکہ یہ خبر ہندوستان کی ممکنہ آئندہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے ملک کے سب سے اہم ایٹمی سائنسدان کو بتائی گئی تھی، اس کے من گھڑت ہونے کے امکانات بہت کم تھے۔ اندرا گاندھی کو یہ خبر یقیناً قابل اعتماد خفیہ ذرائع سے پہنچی ہوگی۔ جہانگیر رتن جی کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لہٰذا مجھے اس خبر پر فوری رد عمل ظاہر کرنا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے لہجے میں تشویش بھرتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی بہت خطرناک خبر سنائی آپ نے رتن جی، مگر میرا خیال ہے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، یعنی انتہا پسند گروہوں کے کارندے چینی صدر چوئن لائی کو نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کے اثرات صرف ہندوستان کی اندرونی سیاست میں ہلچل تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا کے دو بڑے ملکوں اور بڑی فوجی طاقتوں کے درمیان سخت کشیدگی بھی پیدا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ انڈیا اور چین کے درمیان ہولناک جنگ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔